आज हम देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी का 5th चैप्टर, ठीक है, जो है ज्योग्राफी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक बात याद दिला दूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5वां चैप्टर है, उसका नाम है जल। क्या नाम है? जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? जैसे कि आप सोचेंगे तो नदी आती है, फिर जलप्रपात आते हैं, वर्षा के रिमझिम, नल के जल, ये सब के बारे में आप हमेशा जब सोचते हो पानी के बारे में तो ये सब चीज़ें आपके आंखों के सामने आ जाती है, ठीक है। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि सूर्य की उष्णता से वो क्या हो जाता है, उसका वाष्प में कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? सूर्य ताप, ठीक है, या सूर्यातप भी बोलते हैं उसको, या सूर्य के ताप, ठीक है। मतलब सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो होती है तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो जल होता है उसका वाष्प में कन्वर्जन होता है या जल वाष्पित हो जाता है, ठीक है। और ठंडा होने पर क्या हो जाता है, फिर से जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर या समुद्र के ऊपर वो गिरता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, देखो यहाँ क्या है, पानी है यहाँ नीचे, ठीक है। उसका क्या होता है, सूर्यातप की वजह से वाष्पीकरण होता है, फिर उसको ठंडी हवा लगने पर उसका संघनन होता है, मतलब बादलों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसको और ठंडी हवा लगे तो वो क्या होता है, उसका वर्षा में रूपांतर होता है। वर्षण या हिम मतलब बर्फ़ के रूप में वो नीचे गिरती है, ठीक है। और फिर ये बहता हुआ पानी ऐसे फिर से किसी भी पानी के सोर्स में जाकर मिलता है, ठीक है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको क्या कहते हैं? जल चक्र कहता है। जो कि ये हमने देखा, ये क्या है, ये है जल चक्र। ये बात आप ध्यान में रखिए। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला मतलब क्या? जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है, ठीक है। मतलब वही क्या होता है, अलग अलग रूप में उसका परिवर्तित होता है और फिर हमें वही और उतना ही पानी पूरे पृथ्वी पर मौजूद है। मतलब 60 करोड़ वर्ष पूर्व भी और अभी भी वही पानी मौजूद है, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता होगा, ठीक है। मतलब पूरे पृथ्वी का मिला के जल फिर से संघनित होकर बादलों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वही वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो ऐसा नहीं कि जो महाराष्ट्र का जल है वो महाराष्ट्र में ही गिरेगा, ऐसे नहीं होता। लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है, ठीक है, तो वो उतनी ही क्वांटिटी क्या होती है, गिर रही है कितने ही सालों से, ठीक है। अलवण जल के, अलवण मतलब क्या, जिसमें खारापन नहीं है या जिसमें नमक नहीं है, वो अलवण जल होता है। और लवण जल कौन सा होता है, जो समुद्र या महासागरों में होता है वो क्या होता है, लवण जल होता है। अलवण जल मतलब नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है, ठीक है। महासागरों एवं समुद्रों का जल जो लवणीय होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये किसकी वजह से लवणीय होता है, तो वो नमक और सोडियम क्लोराइड के वजह से होता है, जो हम खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा नमक कहाँ से बनता है, जो समुद्र में होता है उसी से हमारा स्रोत है कि वहाँ से हम क्या करते हैं, नमक लाते हैं। अभी थलशाला क्या है, देखो, एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें, ठीक है। 1/4 भाग में इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाए। पहले सबसे बड़े पौधे लगाए, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे छोटे पौधे व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार बंद करें। पत्तियों एवं मिट्टियों के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, विश्व है, इसमें देखो क्या क्या है। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये PDF होने की वजह से मैं उसको रोटेट नहीं कर सकती। फिर ये है अफ्रीका, ये है एशिया, यहाँ पे ऊपर है यूरोप, यहाँ पे यूरोप है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक सागर, दक्षिणी मतलब ये अटलांटिक सागर है एस शेप का। फिर ये है यहाँ पे
पैसिफिक या प्रशांत महासागर, फिर यहाँ पे है हिंद महासागर, ठीक है, और यहाँ पे फिर से प्रशांत महासागर ऐसे गोल करके, ठीक है, और यहाँ पे है दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो आप ये स्थान ठीक से ध्यान में रखिएगा। और ये ऊपर है आर्कटिक सागर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो जल का वितरण कैसे है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, ठीक है, और 1/4 भाग जो है वो थल से, ठीक है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? तो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अधिकांश जल जो है वो लवण जल है, ठीक है, क्योंकि महासागर जो है वो लवणता की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, उसमें लवणता ज़्यादा होती है, और ये बाकी सब चीज़ें हैं उसमें वो है अलवण जल, ठीक है। तो ये सब देखो आप कैलकुलेट करो तो ये बहुत कम मात्रा में पानी है। इसके लिए कभी कभी क्या होता है कि इसमें देखो अलवण जल जो है उसकी मात्रा कितनी है, सिर्फ कितनी है 2.7, ठीक है, जो 100% में से। तो इसके लिए क्या होता है कि कई देशों को जल की कमी का सामना करना पड़ता है। फिर आप जान सकते हो कि लवणता क्या है। लवणता मतलब अगर आप 100 ग्राम, ठीक है, जल लें, ठीक है, उसमें कितनी मात्रा रहती है नमक की, उससे आप उसकी लवणता जांच सकते हैं, ठीक है। तो महासागरों की औसत मतलब परसेंटेज लवणता क्या हो, सबसे मिलाकर एवरेज लवणता क्या होती है 35 भाग प्रति 1000। मतलब 1000 ग्राम जल लिया तो उसमें कितना 35 ग्राम क्या होगा, नमक होगा, ठीक है। तो ज़्यादा लवणता महासागरों की होती है। इजराइल के मृत सागर में लगभग 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो देखो ये कितना खारा हो सकता है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता से इसे सघन बना देते हैं, मतलब चल भी सकते हैं हम लोग उसके ऊपर, ठीक है। ये देख सकते हो अलवण जल का वितरण कैसे है, कितना हो सकता है, ठीक है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी क्या कर सकता है, प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करें? तो यस, सही है, ये हम बहुमूल्य संसाधन को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग उसका अच्छी तरह से उपयोग ना करें। देखो 22 मार्च जो है वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और जल संरक्षण की विभिन्न जो प्रलब्धि है उसको, विधियाँ है उसको बताया जाता है। अब ये देखो महासागरीय परिसंचरण क्या है, ठीक है। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने पर कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नमक, नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला है, ठीक है। तो ताल व झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है। यह आपने तो देखा होगा, और कभी कभी वो शांत नहीं भी रहता। महासागरों की गति उसके कारण उसको वर्गीकृत किया जाता है किससे, जैसे कि तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। ये क्या है, ये हमेशा ध्यान में रखना। महासागरों की गतियाँ, महासागरों की गतियाँ कौन सी है, ये हमेशा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो कौन सी है, तरंगे, जिसकी वजह से महासागरों की गति में बदलाव हो सकता है। फिर ज्वार भाटा जो आते हैं, न्यू मून, और कौन सी, अमावस्या व पूर्णिमा को जो आते हैं वो ज्वार भाटा, और धाराएं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ये तीनों की वजह से क्या होता है, महासागर की गतियाँ डिसाइड होती है, ठीक है। ये क्या है, प्रशांत महासागर का चित्र दिखाया गया है। फिर क्या है, तो देखो जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब क्या होता है, तरंगे उत्पन्न होती है। क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती है। जब हवा चलती है तो ऐसा शांत जल होता है तो उसकी तरंगे बन जाती हैं। जितनी भी तेज पवन बढ़ती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी हो जाती है, ठीक है। अभी देखते हैं एक एक करके महासागर की गतियाँ देखते हैं। पहला क्या है, तरंगे। समुद्री तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, तो ऐसे तरंगे होती है, तो वो बॉल भी ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। तो कैसे, वो तरंगे के साथ ही बॉल वापस किनारों पर आती है, ठीक है, क्योंकि वो तरंगे जो होती है वो हमेशा किनारों की तरफ आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें क्या बोलते हैं, तरंगे बोलते हैं। ऐसे ऊपर नीचे जल गिरता है, ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, तरंगे बोलते हैं।
तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। इनके कारण क्या होता है, अत्यधिक विनाश भी हो सकता है। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। जैसे कि सुनामी आया था, वो भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो भूकंप की वजह से देखो यहाँ पे भी मेंशन किया है, इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है। 15 मीटर मतलब आप कल्पना कीजिए, ठीक है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे बड़ा विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चल रही थी। कब आई थी ये सुनामी? 2004 में आई थी। कब आई थी? 2004 में। उसकी वजह से क्या हुआ था, भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट जो है, वो सबसे निचला पॉइंट, वो क्या हुआ था, डूब गया था। ठीक है, सुनामी शब्द जो है वो जापानीज भाषा का शब्द है। पोताश्रय तरंगे उसको बोलते हैं, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पोताश्रय मतलब क्या, जहाँ पे आश्रय लिया जाता है। ठीक है, सुनामी क्या है, जो पृथ्वी पर तांडव आया था। कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आया था। सुनामी तरंगे तो पोताश्रय तरंगे के कारण क्या हुआ था, अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका आदि केंद्र कहाँ पे था, सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर। इस भूकंप की तीव्रता 9 थी, जो बहुत हानिकारक माना जाता है। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। ठीक है, मतलब कैसे धंस जाती है, ये सपोज भारतीय प्लेट है, ये बर्मा प्लेट के नीचे थोड़ी सी धंस गई। ठीक है, और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण क्या हुआ था, भूकंप आया था। और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हुआ था। विस्थापित मतलब यहाँ से वहाँ जाना। ठीक है, और नीचे की दिशा में झुक गया। ऐसे भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे आ गई। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर क्या हुआ, बहने लगा, मतलब यहाँ पे बहने लगा। फलस्वरूप क्या हुआ, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्र तटों से जल क्या हुआ, हटने लगा। ठीक है, और भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। और यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। ठीक है, जैसे कि हमारा इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, और जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के कारण 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या हुआ, 70 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई। ठीक है, मतलब इतनी हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक गहराई तक गई, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। इसमें क्या हुआ, भारत में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे उसकी वजह से। फिर यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। ठीक है, कैसे मिल सकते हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। ठीक है, प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप बहुत क्रिया जो है बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब प्रशांत महासागर में जापान के आसपास का प्रदेश जो है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। तमिलनाडु के तट पर देखो कैसे सुनामी से ये हुआ था, विनाश हुआ था। दिसंबर 2004 में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी। फिर हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणाली और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण बहुत ज़्यादा जीवन और संपत्ति की क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। ठीक है, जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, सुनामी की विशाल तरंगे आई और वो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर सेकंड है, पहली गति क्या देखी हम लोग ने, तरंगे। दूसरी गति क्या है, महासागर की ज्वार भाटा। जो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल उठना और गिरना होता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं।
जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार। मतलब ऐसे ऊपर हो जाता है, मतलब बहुत, मतलब यहाँ पे सपोज तट है और ये इतना भाग डूब जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ तक पानी आता है तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वार। और वही अगर भाटा होगा तो यहाँ पे यहाँ तक जल मतलब कम हो जाता है, ठीक है। जब जल अपने निम्नतर स्तर पर आता है तो उसे क्या कहा जाता है? भाटा कहते हैं, मतलब जल पीछे हट जाता है उसको, ठीक है। तो अभी ये कैसे होता है तो देखो, लघु ज्वार भाटा कब आ जाता है? जब पृथ्वी सूर्य के सामने हो और चंद्रमा ऐसे 90 डिग्री में हो। जब सूर्य चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है और जिसके कारण क्या होता है? उच्च ज्वार आते हैं, ठीक है। क्या होता है? ये देखो यहाँ पे उच्च ज्वार आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे उच्च ज्वार आते हैं, ठीक है। फिर है पूर्णिमा व अमावस्या के दिनों में सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिर में होते हैं तो क्या होता है? उस टाइम ऊंचे ज्वार आते हैं और इस ज्वार को बहुत मतलब बड़ी ज्वार या बृहद ज्वार कहा जाता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में होता है तो महासागरीय जल पर विपरीत दिशाओं में पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है? निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या है? उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, मतलब ये उच्च ज्वार ज़्यादा पानी होता है तो ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और ये जहाज बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। और उच्च ज्वार मछली पकड़ने के लिए भी मददगार साबित होते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो अंदर की मछलियाँ हैं वो बाहर की तरफ आ जाती है। फिर ये उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आती है, फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के क्या कर सकते हैं? मछलियाँ पकड़ सकते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे आने से क्या होता है? जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत निर्मिती के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है? महासागरीय धाराएं। तीसरी गति क्या है? महासागर की महासागरीय धाराएं। जैसे कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं कैसी होती है? गर्म या ठंडी होती है, ठीक है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न, मतलब ये ऐसी पृथ्वी है तो यहाँ पे जो होती है वो गर्म होती है लगभग और यहाँ पे जो होती है वो ठंडी होती है। तो यहाँ से यहाँ आ जाती है, मतलब यहाँ से अगर यहाँ आ जाती है नीचे तो वो गर्म में मिक्स होती है और यहाँ से यहाँ आती है तो ठंडे में मिक्स होती है। यहाँ पे मध्यम होती है, ठीक है। फिर है भूमध्य के निकट उत्पन्न होती है वह ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, गर्म जो होती है। फिर ठंडी धाराएं जो होती है वो ध्रुवों की ओर होती है उत्पन्न और क्या होता है? उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित हो जाती है। निम्न अक्षांश मतलब 0 अक्षांश, ठीक है, मतलब जो भूमध्य रेखा के आसपास है वो। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं क्या होती है? शीत धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम धाराएं जो होती है वो गर्म होती हैं। फिर महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। मतलब अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं बह रही है तो यहाँ पे आजू बाजू का जो प्रदेश है या स्थल भूमि है तो वो भी क्या होगा? गर्म होगा। या वहाँ पे जो वातावरण है वहाँ पे भी गर्म होगा तो वहाँ पे क्या होगा? निम्न दाब होगा, ठीक है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीतल जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पे दोनों जलधाराएं मिलती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वर्ष भर क्या हो जाता है? सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया है, ये लैब्राडोर, ये गल्फ स्ट्रीम ऐसे जा रही है, ठीक है। ये आप देख लेना अच्छी तरीके से क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? कभी कभी नौका संचालन में या नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। इसी के साथ क्या हुआ? ये 5th चैप्टर ख़त्म हुआ। दोस्तों कुछ अगर डाउट्स होंगे तो प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।